हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी गांधी जी के माता पिता, उनकी एजुकेशन और उनकी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में हुई स्ट्रगल के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी रह रहे थे तो वहाँ पे भी उनके साथ बहुत सारा भेदभाव हो रहा था और गांधी जी का धीरे धीरे पॉलिटिकल व्यू पे भी रुझान स्टार्ट हो गया था। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी कब भारत आए। तो गांधी जी जो भारत आए वो 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए और इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गांधी जी जब भारत आते हैं तो उनको ठहरने के लिए जगह की ज़रूरत थी, क्योंकि गांधी जी एक आश्रम बनाना चाहते थे जिसकी प्रेरणा उन्हें टॉलस्टॉय से मिली थी। गांधी जी ऐसा आश्रम बनाना चाहते थे जहां पर किसी को भी जातिगत भेदभाव के कारण रोका ना जा सके। तो ऐसा आश्रम बनाने के लिए उन्हें क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन बिना उस समय जातिवाद बहुत चरम पर था और गांधी जी को ऐसे आश्रम बनाने के लिए फंडिंग नहीं मिल रही थी जिसमें सारे जाति के लोग आ सकें, क्योंकि उस समय जो निचली जात के लोग थे उनको लोग अपने पास बैठाना नहीं चाहते थे। इसलिए गांधी जी को फंडिंग मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अच्छी अर्निंग के बावजूद भी इतने पैसे नहीं बचाए थे कि वो आश्रम को खुद से बना सकें, क्योंकि गांधी जी उस समय जितना भी कमाते थे उसको ज़्यादातर अपने रिफॉर्म मूवमेंट में या फिर उस समय बनाई हुई अपनी संस्था में दे देते थे, जिससे उनके पास बचत नाम मात्र की थी। तो इस फंडिंग के लिए अंबालाल साराभाई ने उनकी बहुत मदद की थी और उन्होंने इन्हें फंडिंग दी थी, जिससे कि इस जो आश्रम का निर्माण हो सका, जिसको अब हम लोग साबरमती नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय इसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा गया था। अब हम बात करते हैं गांधी जी के फर्स्ट मूवमेंट की। तो गांधी जी के फर्स्ट मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट। अब ये कैसे स्टार्ट हुआ इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। उसी समय बिहार में बहुत ज़्यादा किसानों की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे या जमींदार लोग थे वो उनसे ज़बरदस्ती 3 कट्ठा पद्धत से किसानी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसमें यह होता था कि अगर आप 20 प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें 3 प्लांट आपको नील के लगाने पड़ेंगे। नील जो प्लांट होता है उससे जो मृदा या जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके लिए किसान तैयार नहीं था और जो लोग कर रहे थे उससे कि उनकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही थी, जिससे उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा था। तो किसान इससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसी समय बिहार के ही एक भूमि सुधारक थे या किसानों के बहुत ज़्यादा हितैषी थे, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो इस सब के लिए गांधी जी से मिलना चाहते थे और इसके लिए वो पहुंच जाते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। कांग्रेस का अधिवेशन जो 1916 में हो रहा था उसमें गांधी जी भी गए हुए थे। तो वहाँ पे वो जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी उस समय बहुत ज़्यादा अन्य आंदोलन में भी बिजी थे, जिनको लिए उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की बात तो पूरी सुनी और उनको आश्वासन भी दिया, लेकिन वो उनके साथ चलने को तुरंत तैयार नहीं हुए और वो कलकत्ता चले जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल उनके पहुंचने से पहले ही कलकत्ता पहुंच जाते हैं, जिससे गांधी जी को अब पता चल जाता है कि ये आदमी बिना लिए उन्हें नहीं जाने वाला है। तो वो गांधी जी उनके साथ बिहार के लिए रवाना हो जाते हैं और जब वो बिहार पहुंचते हैं तो बिहार के जनता उनको ऐसे ट्रीट करती जैसे वो भगवान को ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि वो जानते थे या वो समझते थे कि गांधी जी उन्हें इस जो दुविधा आई है उससे निकाल सकते हैं, इसलिए वो उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे। गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ जितना उनको सम्मान मिल रहा है या जितना उनको क्राउड मिल रहा है, इससे अगर ये कोई भी आंदोलन करेंगे या कोई भी अपनी बात रखेंगे तो ये बात जो है पूरे इंडिया तक पहुँचेगी। इसलिए गांधी जी बिहार पहुँचते हैं और पूरी बात अच्छे से सुनते हैं। उसके बाद उसका विरोध करने के लिए आंदोलन शुरू कराते हैं। गांधी जी जब आंदोलन शुरू कर रहे होते हैं तो ब्रिटिशर्स भी ये बात समझ जाते हैं कि गांधी जी इस आंदोलन को अगर शुरू करते हैं तो इससे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो गांधी जी को रोकने के लिए उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्योंकि गांधी जी को जब गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है तो
क्राउड जो थी बिहार की, जो उनको भगवान की तरह मान रही थी, वो उनके लिए वहाँ आ जाती है। और इतनी ज़्यादा क्राउड थी जिसको देख के उस समय के जो मजिस्ट्रेट थे उसको लगता है कि अगर अभी हमने गांधी जी को कोई भी सज़ा सुनाई तो ये अभी हमको मार देंगे या फिर तुरंत सारे ब्रिटिशर जो वहाँ पे हैं उनको मार दिया जाएगा। तो वो बिना सज़ा के गांधी जी को वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं और यहाँ से गांधी जी के पहले मूवमेंट जो कि चंपारण मूवमेंट था, जो कि 1917 में गांधी जी ने चलाया था, वो स्टार्ट होता है। धीरे धीरे इस पे काम करते रहते हैं गांधी जी और उनको इस पे सफलता मिल जाती है। जो 3 कट्ठा पद्धति है उससे किसानों को थोड़ा सा राहत मिल जाती है। उसी समय अनसुईया जी जो थीं वो मील मज़दूरों की शिकायत लेके गांधी जी के पास पहुंचती हैं। मील मज़दूर उस समय की एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, क्योंकि अहमदाबाद में जितने भी जो मज़दूर थे उनका बहुत बुरा शोषण हो रहा था। किसके द्वारा? वो उस समय के जो मील के मालिक थे उनके द्वारा। गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहले वो सबसे पहले मज़दूरों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जानने की बात रखते हैं। जब वो पूरी समस्याएं अपनी जान जाते हैं तो वो जाके मील के मालिकों से भी बात करते हैं। धीरे धीरे जब बातचीत दोनों तरफ से शुरू होती है, लेकिन मील के जो मालिक थे वो इस समस्या से अवगत थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानना चाहते थे। तो गांधी जी मज़दूरों से प्रार्थना करते हैं कि वो इसको अहिंसा तरीके से अब सत्याग्रह करें। अहिंसा तरीके से सत्याग्रह करने के लिए कुछ मजदूर तैयार भी हो जाते हैं और वो लोग सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब सत्याग्रह स्टार्ट होता है तो कई लोग जो मिलों में काम नहीं कर रहे थे, जिससे कि प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो मिल के जो मालिक थे उन पे दबाव आ रहा था और वो धीरे धीरे इनकी बात को मान जाते हैं। और यही आंदोलन 1918 का अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन कहलाया। इसके बाद अगला आंदोलन जो है वो गांधी जी ने चलाया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। देखिए, यहाँ रॉलेट एक्ट से पहले हम समझ लेते हैं रॉलेट एक्ट था क्या। तो देखिए, 1909 में एक मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था जिसमें कानून के कई सारे प्रपोजल थे। इनको हर 10 साल में रिव्यू करना था। तो यही 1909 वाला जो प्रपोजल था ये अब 10 साल बाद रिव्यू होगा। तो 1919 में एक नया प्रपोजल आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट दिया गया। ठीक है, इस नए एक्ट में था कि किसी भी क्रांतिकारी को बिना किसी अपील या दलील के ही गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी किसी पर अगर शक मात्र भी हो तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय जितने भी जजेस हैं वो किसी भी ब्रिटिशर्स का केस नहीं सुन सकते, यानी उनके सामने वो केस नहीं लाया जाएगा। ये सब सुन के और ये सब पढ़ के गांधी जी का बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, और गांधी जी इसके खिलाफ 6 अप्रैल को भारत बंद की घोषणा कर देते हैं। इसके अलावा गांधी जी ये भी कहते हैं कि अंग्रेज़ी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना होगा, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिस पे अंग्रेज़ी लिखी हुई है, उन सब चीज़ों का बहिष्कार करना होगा। और ये इतना ज़्यादा सक्सेस हो जाता है कि 6 अप्रैल को पूरा का पूरा भारत बंद हो जाता है और कई सारी चीज़ों का बहिष्कार होने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक और घटना होती है कि देखिए, जितनी भी चीज़ों का बहिष्कार तो हो रहा था और कई सारी चीज़ें जलाई जा रही थी, उसमें से कपड़े भी थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय कहा कि ये बहिष्कार तो है, लेकिन इससे शोषण हो रहा है किसका? गरीबों का। क्यों? क्योंकि जो कपड़े थे वो बेसिक नेसेसिटी थी हर गरीब की, और वो जलाए जा रहे थे जिससे वो उनको मिलने में कठिनाई होगी, यानी कि वो महंगे भी होते जाएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। लेकिन गांधी जी की बातों पर लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा था, जिससे कि वे ये सब चीज़ें करने में संकोच नहीं कर रहे थे और वो इनका पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन इसी समय 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही दुखद घटना हो जाती है। गांधी जी का जो देश बंद का जो आंदोलन था उसका समर्थन करने के लिए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनको प्रोटेस्ट करने के लिए अंग्रेज़ लोगों ने पकड़ लिया था। उनको बचाने के लिए या उनके समर्थन में कई लोग जलियांवाला बाग नामक प्लेस पे इकट्ठा हो जाते हैं, और वो लोग इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय जनरल डायर वहाँ पहुँचते हैं और वो पहुँचते ही लोगों पे गोली चलाने का यानी ओपन फायर करने का आदेश दे देता है। अब वहाँ पे एक कुआं था जिससे ओपन फायर तो हो रहा था, तो कई लोग फायर से बचने के लिए कुएं में कूद गए और उनकी मौत कुएं में डूबने से हो गई, और कई लोगों को तो वहाँ पे बिल्कुल नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई और बहुत बुरी तरह उनको लोगों को सबको मार दिया गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा दुखद और दर्ददायी घटना थी।
इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू करते हैं। वैसे तो गांधी जी जो अंग्रेज़ों के समर्थक थे और सहयोगी भी थे। कैसे? उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भारतीयों से अपील की थी और घर घर जाके कहा था कि वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ें, जिससे अंग्रेज़ों का हृदय परिवर्तन होगा और वो इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये सब इतना सारी घटनाओं को देखने के बाद गांधी जी को अब अंग्रेज़ों पे विश्वास नहीं रह गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की थी कि वो अंग्रेज़ों का बहिष्कार करें लेकिन हिंसा नहीं करें। लेकिन इसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि असहयोग आंदोलन में जितने भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अब केवल इतना करें कि वो अंग्रेजी जितनी भी शिक्षा जहाँ से भी प्राप्त कर रहे हैं वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करा लें। स्टूडेंट्स ने उनकी बात मान ली क्योंकि उस समय वे बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे और लोगों को पर उनको बहुत ज़्यादा विश्वास हो चुका था। तो सारे स्टूडेंट्स, लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन अंग्रेजी स्कूलों से हटा लिया था। उसी समय भारतीय विद्यालय 600 से अधिक खोले गए जिसमें उन विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया। इसके बाद वकीलों ने भी गांधी जी की बात पर पूरी तरह से विश्वास किया और उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। अब कोई भी वकील जो जज या उनके सामने नहीं जाता था। जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था, ये आंदोलन धीरे धीरे गांधी जी की बताई हुई बात को मानना भूल गया, वह थी अहिंसा। अब धीरे धीरे इस आंदोलन में हिंसा भी शुरुआत हो गई और नौजवानों ने अहिंसा की बात भूलकर हिंसा करना शुरू कर दिया। और इसका प्रमाण मिलता है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक इंसिडेंट पे। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ कि उस समय कई लोग जो थे वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे और उन लोगों को रोकने के लिए गोरखपुर के पास एक पुलिस स्टेशन था जिसके जितने भी पुलिसकर्मी थे वो उनको रोकने के लिए गए। उनको देखकर लोगों ने उनको दौड़ा लिया, उनके साथ मारपीट की और उनको मारा, जिससे कि वो पुलिस वाले डर गए और वो भाग के थाने में चले गए। थाने में जैसे ही वो गए उन्होंने अपने आप को भीड़ से बचने के लिए जेलों के अंदर बंद कर लिया और बाहर से ताला खुद ही लगा लिया। अब लोगों से वो कह रहे थे कि मतलब अब आप मार के दिखाइए, जिससे लोग जो भीड़ थी वो बहुत उग्र हो गई और उसने उस थाने पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे कि 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। गांधी जी एक बात जानते थे कि जब तक अहिंसा हो रही है तब तक अंग्रेज कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हिंसा फैलेगी अंग्रेज़ों को मौका मिल जाएगा और वो जितने भी क्रांतिकारी या फिर जितने भी नेता हैं उनको जेल में भर देंगे या उनको मार देंगे। और यही इंसिडेंट के बाद गांधी जैसे ही चौरी चौरा की घटना हुई, गांधी समझ चुके थे कि अब यह आंदोलन सक्सेस नहीं पाने वाला, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को यहीं पर बंद कर दिया। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की, जो लोग थे वो उतना ज़्यादा उग्र हो चुके थे कि वो अब गांधी जी पे विश्वास नहीं कर रहे थे। वो अब समझ रहे थे कि गांधी जी ने खुद को बचाने के लिए यह आंदोलन ख़त्म कर दिया। लेकिन उनका उद्देश्य बड़ा था। उनका उद्देश्य यह था कि अगर वो आंदोलन नहीं बंद करते हैं तो ब्रिटिश लोग अब जो है वो मारने से या फिर हिंसा करने से बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। उनको एक मौका मिल चुका था। अब क्या हुआ कि गांधी जी को जैसे ही लोगों का विश्वास मिलना बंद हुआ तो अंग्रेज़ समझ चुके थे कि अब गांधी जी को पकड़ना और जेल में डालना बहुत आसान हो गया है। तो उसी समय गांधी जी को पकड़ लिया जाता है और उनको 6 साल की सज़ा सुना दी जाती है। इसी बीच गांधी जी जब जेल जाते हैं तो उनका जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा था। गांधी जी जेल में अच्छे से खाना भी नहीं खाते थे, जिससे कि उनका स्वास्थ्य और जल्दी जल्दी बिगड़ रहा था। अंग्रेज़ अफसर डर रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि गांधी जी जेल में ही रहें और उनको कोई मतलब उनकी मौत हो जाए या उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, जिससे कि जनता फिर से भड़क सकती है। इसलिए उन्होंने 1924 को ही गांधी जी को जेल से बाहर कर दिया। गांधी जी जैसे ही जेल से बाहर आए तो उन्होंने भारत को जोड़ने के बारे में फिर से सोचने लगे और उन्होंने सोचा कि कैसे भारत को फिर से जोड़ दिया जाए और अपनी बात पूरे भारत तक पहुंचाई जाए। तो इसी बीच 1924 में कांग्रेस का फिर से अधिवेशन होता है और गांधी जी, जो कि बेलगाम में होता है, गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह एक इकलौता कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की थी। यहाँ से पूरे भारत को पता चल जाता है कि गांधी जी फिर से वापस आ चुके हैं और वो देश को आज़ाद कराना चाहते हैं।
ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि गांधी जी जब इसकी अध्यक्षता करते हैं और लोगों को जोड़ रहे होते हैं, इसी बीच प्लेग और काली मौत नामक दो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, जिसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, लोगों में फिर से अपना विश्वास जगाने के लिए सामाजिक भलाई के कार्यों में जुट जाते हैं। और वो 1924 से लेकर 1930 तक समाज की भलाई करने के लिए ये प्लेग और काली मौत के जितने भी लोग होते हैं इनकी सेवा करने लगते हैं। लोगों में फिर से विश्वास आने लगता है कि देखिए कैसे गांधी जी ने समाज की भलाई के लिए लोगों के लिए कार्य किया, जिससे कि गांधी जी से फिर से लोग जुड़ने लगते हैं। इसके बाद गांधी जी 11 सूत्री मांग इरविन को भेजते हैं, जिसको मानने के लिए इरविन तैयार नहीं होते हैं और मना कर देता है। इसी बीच 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। चूँकि इरविन ने गांधी जी की 11 सूत्री मांग नहीं मानी थी, इसलिए गांधी जी विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद नमक पर कानून लगा दिया जाता है। नमक पर कानून लगते ही गांधी जी समझ चुके थे कि अब आंदोलन करने का समय आ चुका है और 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 अनुयायी के साथ दांडी नामक स्थान से निकल पड़ते हैं, जो कि पोरबंदर में स्थित है। और वहाँ से निकलकर वो नमक बनाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचते हैं। वो पहुँचते कब हैं? 6 अप्रैल को वो पहुँचते हैं और वहाँ पे वे समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे लोग उनके इस आंदोलन में सम्मिलित होते रहते हैं। और वो 78 अनुयायी से, कहीं कहीं इसको 80 भी लिखा गया है, 78 से वो धीरे धीरे लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और इतनी सारी भीड़ को गांधी जी देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अब सही समय है और लोग भी इकट्ठा हैं, तो क्यों ना एक नया आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाए। 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी मार्च नामक आंदोलन खत्म होता है, उसी के तुरंत बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कई नेता अलग अलग जगह से इसको समर्थन दे रहे थे, जैसे कि इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट कर दिया, कश्मीर से खान अब्दुल गफ्फार खान है, बिहार से राजेंद्र प्रसाद जी ने, डासना जो कि मुंबई में स्थित है वहाँ से सरोजनी नायडू ने, दक्षिण भारत से चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए इरविन जो था वो सारी 11 सूत्री मांगों को मांगने के लिए तैयार हो गया। और इसी घटना को हम लोग इरविन गांधी पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1931 की घटना है। इसके बाद क्या होता है, 1931 में ही ब्रिटेन के जो राजा था रैमसे मैकडोनाल्ड, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखता है और इसमें गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं। जब वो जाते हैं तो मैकडोनाल्ड उनसे बोलता है कि हम दलितों को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और उसकी घोषणा करते हैं, जिसके विरोध में गांधी जी वहाँ से चले आते हैं और वो भारत आकर गांधी जी भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। क्यों भूख हड़ताल शुरू करते हैं? क्योंकि जो अलग राज्य दलितों को बनाने का मुद्दा था, उसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर भी अपनी राय रखते हैं कि ये बात सही है, जिसके लिए गांधी जी तैयार नहीं थे। गांधी जी जानते थे कि अगर दलित लोग अलग राज्य या अलग वोट बनाएंगे तो वो अपने हिंदू पक्ष से अलग हो जाएंगे, उनके अंदर हीन भावना पहले से है और वो धीरे धीरे हिंदुओं से विरोध करने लगेंगे या उनसे घृणा करने लगेंगे, जिससे वे अलग हो जाएंगे, जिसके लिए गांधी जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इसी के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस समय तक गांधी जी बहुत स्वस्थ नहीं थे और उनकी अस्वस्थता को देखते हुए कई लीडर्स जाके भीमराव अम्बेडकर से मिले और उनसे आग्रह किया कि आप जाके गांधी जी से फिर से एक बार बात करिए, जिससे कि गांधी जी अपनी भूख हड़ताल को तोड़ सकें। इसके बाद अंबेडकर जी 24 सितंबर 1932 को गांधी जी से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और पूरी बात का समाधान निकालने की बात कर रखते हैं, जिससे कि 24 सितंबर 1932 को ये घटना हुई और इसको नाम दिया गया पूना पैक्ट और गांधी जी और अंबेडकर के बीच यहाँ पर समझौता हो जाता है। गांधी जी दलितों के मन से घृणा भाव निकालने के लिए हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना करते हैं, जहां पर वे हरिजन लोगों की बात सुनते हैं और वहां पे उनकी जितनी भी बातों का निष्कर्ष होता है उसको निकालते हैं। इसके उपरांत गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और इसे दिल्ली चलो नामक नारा दिया जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और इसी बीच आता है कैबिनेट मिशन, जिसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध होता है। और यहीं तक गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वो माना जाता है।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट और लगाता रहूँगा। धन्यवाद।